दोस्तों साल 1901 शाम के समय जब मशहूर एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल अपने टेलीस्कोप से आउटर स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी ही पेचीदा चीज नोटिस की। उन्होंने ये देखा कि जब बाकी के सभी ग्रह अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में धरती के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे तब उनके पाथ्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता था। लेकिन इसी बीच जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप के लेंस को यूरेनस और नेपच्यून की तरफ शिफ्ट किया तो उन्होंने नोटिस किया कि ये दोनों ही प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आकर हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ समय के बाद वापस से उसी ऑर्बिट को फॉलो कर रहे थे। अब ये बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल था क्योंकि सूर्य अपनी ग्रेविटी की वजह से बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे प्लैनेट्स को एक फिक्स पाथ में संजो कर रखता है और अगर किसी भी प्लैनेट को उस पाथ से डिफ्लेक्ट करना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सूरज से भी ज्यादा फोर्स उस प्लैनेट पर काउंटर अप्लाई करनी होगी। अब जब लोवेल ने इसी बदलाव को नोटिस किया तो उन्होंने अपने मन में ये धारणा बना ली कि नेपच्यून के पास भी एक ऐसा ही मैसिव और मिस्टीरियस प्लैनेट मौजूद है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो सूरज के इफेक्ट को भी ओवर पावर कर सकता है और अपनी इसी काल्पनिक प्लैनेट को उन्होंने नाम दिया प्लैनेट एक्स। अब दोस्तों क्या है ये प्लैनेट एक्स? वैज्ञानिक इसे कभी ढूंढ पाए भी या नहीं और आखिर इसका मिलना हम इंसानों के लिए सदियों बाद भी इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों अब लोवेल के पास अच्छा खासा पैसा मौजूद था जिस वजह से प्लैनेट एक्स के बारे में खोजबीन शुरू करने के बाद उन्होंने एरिजोना में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया और वहां पर उस समय के सबसे बेस्ट टेलीस्कोप को इंस्टॉल करवा दिया। अब वो पूरा दिन उसी प्लैनेट की खोज करते थे। उनकी दी हुई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्लैनेट एक्स का मास धरती के मुकाबले 50 गुना से भी ज्यादा होगा जिस वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट शो कर रही होगी। लेकिन यार शॉकिंगली 1906 से 1916 तक तकरीबन 10 साल खाना पीना सब छोड़कर जब वो इस ग्रह की तलाश में लगे रहे थे तब भी उनको कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई और थक हार कर जब वो जिंदगी से भी हारने लगे थे तभी अचानक 12 नवंबर 1916 के दिन अपनी उसी ऑब्जर्वेटरी में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली जिसके सम्मान में उनकी लाश को भी वहीं दफन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों उनकी मौत के बाद यह कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई अपार संपत्ति को बाद में उनके स्टाफ द्वारा प्लैनेट एक्स की रिसर्च में यूज किया गया और उनके फंड्स इतने ज्यादा थे कि 1932 तक उन्हीं के फंड्स के सहारे पूरी रिसर्च वर्कर्स की सैलरी के साथ साथ चलती रही। हालांकि 1929 तक सभी लोगों का जोश लगभग खत्म हो चुका था क्योंकि उन्हें किसी भी नए प्लैनेट का कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन साल 1930 में जब उसी ऑब्जर्वेटरी में काम करते वक्त क्लाइड टॉमबॉग प्लैनेट एक्स के प्रपोज्ड लोकेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे तभी उन्हें एक छोटा सा डॉट नजर आया जिसे जब उन्होंने लेंस के अपर्चर को बढ़ाकर देखा तब जाकर सबको ये कंफर्म हुआ कि जिस 9वें प्लैनेट को लोवेल मरते दम तक ढूंढ रहे थे वो सच में एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए उस ग्रह के खोज के बाद पर्सिवल लोवेल को उनकी डेडिकेशन के लिए सम्मानित करने के रूप में उस नए नवेले खोज किए गए प्लैनेट का नाम प्लूटो रखा गया जिसके पहले 2 अक्षर PL पर्सिवल लोवेल को डिनोटेड है। अब दोस्तों क्या प्लूटो वाकई में प्लैनेट एक्स था? इसके बारे में चलिए आगे जानते हैं। दरअसल जब 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था तब किसी को भी उसके साइज और मास के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी जिस वजह से सबने यही सोचा कि जिस मैसिव और डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट एक्स के बारे में पर्सिवल लोवेल बता रहे थे वो प्लूटो ही है और इस बात पर 5 दशकों तक लोगों ने आंख मूंद कर यकीन भी किया लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि शैरोन की एंट्री नहीं हुई। 22 जून 1978 के दिन जब यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स जेम्स क्रिस्टी करीब 2 महीने पुरानी प्लूटो की हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस को फोटोग्राफिक प्लेट्स पे रखकर स्टडी कर रही थी तब उन्होंने एक स्लाइट इलोंगेशन नोटिस की जो प्लूटो के चारों ओर किसी कॉस्मिक बॉडी के होने का संकेत दे रही थी। जिसके बाद जब 1965 से 1978 तक की रिलेटेबल इमेजेस को कंपेयर किया गया तो फाइनली 7 जुलाई 1978 के दिन नासा ने ऑफिशियली प्लूटो के शैरोन मून की कंफर्मेशन दे दी और यहीं से शुरू हुआ प्लैनेट एक्स का फेज 2।
दोस्तों, जब शैरोन की खोज की गई तो वैज्ञानिकों के डेटा में काफी सारी नई वैल्यूज ऐड हुई, जिसके बाद मैथमेटिकली ये पता चला कि जिस प्लूटो को सब लोग धरती हिला देने वाली तोप समझ रहे थे, उसी प्लूटो का मास तो पृथ्वी के मून लूना का भी 1/6 है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो वो हमारे चंद्रमा से भी काफी ज्यादा छोटा है। और ऐसे में सीधा नेपच्यून को उसके ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट कर देने की बात तो हद से ज्यादा अविश्वसनीय हो गई थी। अब इस खोज के बाद फिर धीरे धीरे प्लूटो की किस्मत इतनी खराब निकली कि पहले उसका प्लैनेट एक्स का दर्जा छीन लिया गया और फिर उसे सीधा सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया गया। #जस्टिस फॉर प्लूटो। लेकिन दोस्तों, इस मिसकंसेप्शन के दूर होने के बाद वैज्ञानिकों के मन में फिर से वही सवाल आकर खड़ा हो गया कि आखिर जिस प्लैनेट के एग्जिस्टेंस का लोवेल दावा कर रहे थे, वो प्लैनेट